फ्राइडे फर्स्ट लॉ जो है पढ़ लिया था। क्या कहता है, इफ इक्वल अमाउंट ऑफ करंट is passed in the both electrode, then mass deposited or liberated is directly proportional to the equivalent weight। क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, फ्राडे के सेकेंड लॉ के अनुसार से उन्होंने कहा कि भाई कितना मास डिपॉजिट करोगे, जब अगर तो दोनों में सेम अलग अलग करेंगे तब तुम पता लगा रहे हैं, यानी कि m इक्वल टू जेड आई टी। लेकिन अगर आपने दोनों में सेम कर दिया तो कैसे पता करोगे कि यानी कि कितना जो है वो क्या हो रहा है, यानी कि जो है वेट निकल रहा है। इसे मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मान लो सपोज करो कि मैंने जो है ना दो अलग अलग यानी कि यूज किया कंटेनर। अब दोनों में मैंने क्या करा कि अलग अलग इलेक्ट्रोड का यूज किया। मैंने यहाँ पे जो है एक अलग इलेक्ट्रोड लिया, यहाँ पे एक अलग इलेक्ट्रोड लिया। अब इन दोनों को जो कनेक्ट करेंगे, अब यहाँ से जो कनेक्ट करेंगे ये साल्ट ब्रिज है, तो हमारे पास जो है दोनों में जो है कितना मास डिपॉजिट होगा या कितना मास लिबरेटेड होगा, तो हम कैसे पता करेंगे। तो इसी चीज को पता करने के लिए क्या आया, फ्राडे का सेकेंड लॉ आया। अगर से आप लोगों को याद हो, फ्राडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, यानी कि m इक्वल टू जेड आई टी। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। फ्राडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, यानी कि m इक्वल टू जेड आई टी। अच्छा मुझे बताओ कि मैंने ना यहाँ पे कॉपर यूज कर लिया समझाने के लिए, और यहाँ पे जो है जिंक रॉड यूज कर लिया। यहाँ पे मैंने कॉपर रॉड का यूज किया और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, जिंक रॉड का यूज कर लिया। अच्छा मास ऑफ जो डिपॉजिट होगा वो जिंक का वो कितना हो जाएगा, जेड आई टी, और ये कॉपर का होगा जेड। बोलिए उसी प्रकार से, सॉरी कॉपर का नहीं होगा, ये जिंक का होगा, जेड जेड एन आई टी। बोलिए ये बात आप लोगों को समझ में आई। यस सर। वही बात नहीं, हमने कहा भाई जिंक का निकालना, तो यानी कि जो जेड की वैल्यू होगी वो किसका निकलेगा, जेड का। अब यहाँ पे जेड आपको मैंने निकालना सिखाया था, कैसे निकालना सिखाया था बताया, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, मैं यहाँ पूरा लिख भी देता हूँ, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बताइए, फ्राडे, यानी कि 1 फ्राडे इनटू आई टी। और ये आप किसके लिए निकाल रहे हो, जेडन के लिए, तो मैं यहाँ पे जेडन लिख देता हूँ। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए। सिमिलरली मैं यहाँ से कॉपर का निकाल सकता हूँ, इस बार शॉर्ट में लिख देता हूँ, इक्विवेलेंट वेट इनटू किसका निकाल रहे हो, कॉपर का, तो ये आई टी डिवाइडेड बाय एफ हो जाएगा। बोलिए ठीक है। अब मैं डिवाइड कर देता हूँ एम जेड एन और एम सी यू, यानी कि यहां से क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जेड एन इंटू आई टी डिवाइडेड बाय फ्राडे इंटू, अब यहां से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा फ्राडे, तो यानी कि इक्विवेलेंट वेट किसका, कॉपर का, इंटू आई टी। ये आई टी से आई टी कट जाएगा, ये एफ से एफ कट जाएगा, यानी कि एम जेड एन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एम सी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ई जेड एन बाई ई यू। और हम लोग इसको क्या कहते हैं, यानी कि फ्राडे का सेकेंड लॉ। लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि हमारे पास हर बार तो जरूरी नहीं है कि वो जिंक और कॉपर यूज करें, तो हमने कहा कि भाई जनरल टर्म यूज करते हैं, तो m1 डिवाइडेड बाय m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 डिवाइडेड बाय E2। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्राडे का सेकेंड लॉ। क्या आप लोगों को समझ में आया फ्राडे का सेकेंड लॉ? बस आपको ये ध्यान रखना है, फ्राडे सेकंड लॉ क्या कहता है, जब आप सेम करंट को पास करोगे
तो जो उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक जो है जो भी जो मास डिपॉजिट या लिबरेटेड होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पे E1 का मतलब ये याद रखिएगा इक्विवेलेंट वेट होता है, ठीक है, यानी कि कैसा होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है, बोलिए, ठीक है, याद रहेगा। और ये M क्या है, जिस कंपाउंड का निकाल रहे हो उसी का इक्विवेलेंट वेट निकालना। जैसे आपके पास में एक क्वेश्चन देता हूं, इफ मास ऑफ हाइड्रोजन इज 12 ग्राम ऑब्टेन फाइंड द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। आपके पास फॉर्मूला है, यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन में लिख देता हूं डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर लिख देता हूं, तो यहाँ पे क्या लिख देता हूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, H2 ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर हो जाएगा, ठीक है, बोलिए, किन्हीं को यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए। नो सर। ठीक है, अब देखो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना ऑब्टेन हुआ है, 12 हुआ है, तो यहाँ पे 12 लिख देते हैं। आपको मास ऑफ कॉपर चाहिए, तो हमने भाई कहा कॉपर लिख देते हैं। इक्विवेलेंट वेट निकालने के आपके पास फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को मैंने 2 बार बताया है। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, कोई बताना चाहेंगे? मोलर मास मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर, वेरी गुड, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना हो जाएगा, 2। अब देखो एन यहाँ पे क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन और लूज, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो H प्लस होता तो एक इलेक्ट्रॉन लेके H बनता, और हमें तो H2 के फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ पे 2 कर देंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2, तो जितना इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है तो यानी कि वो जो है N इतना हो जाएगा। सिमिलरली कॉपर, ठीक है, यानी कि क्या हो रहा होगा, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जा रहा होगा, Cu, बोलिए, एक प्लस है तो एक माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही हो रहा होगा तो यानी कि इसका कॉपर का वेट कितना होता है, 63.5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2, ये यहाँ से कट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 12 ग्राम MCU इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 63.5। बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत बताइए, ये यहाँ से कट जाएगा 6, और MCU इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30, 21, 30, यानी कि 381 ग्राम जो है यानी कि आ जाएगा। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए यहाँ तक, ओके, ठीक है। सर एन फैक्टर कैसे निकाला आपने उसमें? क्या बोले? एन फैक्टर फिर से बताना। यानी कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर रहा होगा, हाइड्रोजन बनने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, यानी कि हमने जो है यहाँ से निकाल लिया। कॉपर से कॉपर +2 में जाने में कितना चाहिए, -2, तो यानी कि जो है -2 जो है हमने यहाँ पे यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यहाँ पे जो है 2 निकाल लेंगे। अब जैसे खुद सोच सकते थे कि जितना हाइड्रोजन ले रहा होगा उतना तो यही ले रहा होगा बैलेंस करने के लिए, यहाँ भी जो है कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कहता है कि ऑन पासिंग 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेनिंग Ag प्लस N प्लस एंड Cr प्लस आयन डिपोजिटेड, यानी कि सीधे सीधे इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो, ठीक है, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे जो है इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कितना पॉजिटिव है, 1, यहाँ पे कितना पॉजिटिव है, 2, यहाँ पे कितना पॉजिटिव है, 3। इक्विवेलेंट मोलर मास Ag का कितना दिया, 108, यानी कि 108 डिवाइडेड बाई 1, तो कौन सा, अच्छा सब में है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि Ni+2, तो यानी कि Ni+2 यानी कि कितना दिया हुआ मास, 59, 59 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 28.5, यानी कि कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी। अच्छा तीसरा भी निकाल लीजिए, 59 डिवाइडेड बाई 3, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 73, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। नो सर। ओके, अब हम जो है बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ये ध्यान रखिएगा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। मैं जो है एक एक करके सारे पॉइंट को लिखाता हूं, आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला, अरे सॉरी, इन मेटेलिक कंडक्टर करंट किसके कारण पास होगा, बताइए? मेटल्स। नहीं वो तो ठीक है, और
फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ फ्री हाँ, इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण इन मेटेलिक कंडक्टर करंट इज पास थ्रू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो है क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है पास हो रहा होगा। ठीक है, सेकेंड सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा होगा सेकेंड केस में, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्टर करंट इज पास थ्रू, बताइए किसके कारण होगा, Ions. फ्लो ऑफ आयन के कारण होगा। ये तो पहला डिफरेंस है। सेकेंड भी बहुत आसान सा डिफरेंस है। ठीक है, नो डिकम्पोजिशन of substance during the electricity pass. इसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि उसका जो सब्सटेंस जिस सब्सटेंस से बना हुआ हो वो जो है धीरे धीरे क्या हो जाए, यानी कि जो खत्म हो जाए, नहीं। जबकि यहाँ पे क्या होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस होगा। एक कंपोजिशन होगा तो एक हो सकता है बन भी सकता है, लेकिन जनरली हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस की बात करेंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग द when electricity is pass। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये जो है ना सब्सटेंस टूटेगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा जिंक वाले में देखेंगे कि यानी कि जिंक धीरे 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 टूट रहा था, यानी कि इस टाइप से वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। ठीक है, जबकि इसके अंदर यानी कि आप लोगों ने घर के अंदर जो भी वायर यूज करते हो, सपोज करो टीवी का वायर यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि टीवी का वायर अभी था रात में खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। यानी कि वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, उसका मास जो है चेंज नहीं होगा। जबकि ये वाला क्या हो जाता है, यानी कि जो है चेंज हो जाता है। जैसे मान लो कि कोई मास जो है दूसरे चीज में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड ड्यू टू द collision of kernel। यहां पे ध्यान से सुनिएगा कि इसके अंदर रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का मतलब समझते हो ना, कि जैसे करंट को पास नहीं होने देता है, वो किसके कारण से होता है, यानी कि कर्नल यानी कि पॉजिटिव। जैसे मान लो सपोज करिए वायर है, ठीक है, अब इस वायर में यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन, किसी भी न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसको खींच लेगा, या हो सकता है इस वाल से टकरा के इधर चले जाए, ये इस तरह से जो है वापस रिटर्न हो जाए। यानी कि जिस कारण से ये क्या हो जाता है, कोलिजन होने के कारण जो है यहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देता। और जब इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देता है तो जिस कारण से ये क्या हो जाता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है, भी समझाएंगे भी, कि किसी चीज का अपोजिशन करना। तो यहाँ पे ये क्या करने लगेगा, इसका जो है अपोजिशन करने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे सुनिए, रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड ड्यू टू द इंट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा वो किसके कारण होगा, इंट्रैक्शन के कारण। इंट्रैक्शन का मतलब होता है किसी के साथ रहते रहते जो है क्या हो जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि मान लो सपोज करो कि आप लोग किसी नए जगह पे जाओगे, मान लो सपोज कॉलेज चले गए दिल्ली के एम्स में, तो वहां पे आप जैसे धीरे धीरे रहोगे तो किसी के साथ देखना अटैचमेंट हो जाएगा। अभी इससे कोई लेना देना नहीं है, कौन आपका पार्टनर होगा, कौन आपके क्लास में होगा, किसी को नहीं पता, लेकिन जैसे ही वहां पे जाएंगे तो वहां पे रहते रहते क्या हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। तो ये बेसिकली कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, ठीक है। जैसे मैं एक सॉल्यूट ले लेता हूं, मान लो सपोज करो कि NaCl का मैंने Na ले लिया, और यहाँ पे हमने जो है HCl का जो है Cl माइनस ले लिया। इनके बीच देखो क्या हो गया, एक आपस में बॉन्ड बन जाएगा। बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा,
अब जब Yes. में आपस में बॉन्ड बनेगा तो यानी कि क्या करेगा, चार्ज को फ्लो होने देगा या नहीं होने देगा? नहीं होने देगा। Yes, sir. ये तो आपस में बंध गए। अब ये जितना ज्यादा फ्री होता तो उतना ज्यादा बढ़िया होता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये दोनों जो है आपको क्या कर दिए, आपस में ही बॉन्ड बना लिए, यानी कि बंधन बना लिए। और ये बंधन को कहते हैं हम तोड़ेंगे नहीं, और जब ये तोड़ेंगे नहीं तो यानी कि क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है कम पास होगा, और इसी कारण से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो है ज्यादा हो जाएगा। दूसरा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के कारण, ठीक है, यानी कि कैसा होगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट की सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के कारण यहाँ पे भी क्या होगा कि दो सॉल्वेंट मिलके जो है आपस में बॉन्ड बना लेंगे, जिस कारण से क्या करेगा, यानी कि इंटरेक्शन नहीं होने देगा। तीसरा सॉरी, सॉल्यूट या सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के कारण। जैसे मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं कि मेरे पास OH है, और यहाँ पे मैंने जो है क्या ले लिया, सपोज करो कि मैंने जो है कोई भी ले लेते हैं Cl माइनस ले लिया, यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे मैं जो है Na प्लस ले लेता हूँ। अब इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव के बीच में, तो जिस कारण से क्या करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा, और जब इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो है ऑफर होगा। ठीक है, ओके, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बताओ, यानी कि मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? Increase. बढ़ेगा। फिर से बोलिए। इफ So, but टेम्परेचर बढ़ेगा, अब बोलिए, आप लोग पहले बोल लीजिए, अब तो बोलिए। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, रेजिस्टेंस इज, बोलिए जल्दी से बोलिए, रेजिस्टेंस इज डिक्रीज या इंक्रीज? decrease. इंक्रीज होगा। ओके, अभी समझाएंगे कैसे इंक्रीज होगा, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज देन रेजिस्टेंस, बोलिए यहाँ पे क्या होगा, Decreased. डिक्रीज। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से कैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। सपोज कीजिए कि ये कोई वायर है, ठीक है, मान लो इतना मोटा तो होता नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए मान लिया ये वायर है। अब ये मस्त इलेक्ट्रॉन जो है टहल रहा था, हम तो जाएंगे इधर की ओर, लेकिन आपने क्या कर दिया कि इसको हिट कर दिया। हिट कहां से होगा, क्योंकि जब ये बार बार फ्लो होगा तो जिस कारण से एटम से टकराएगा, और जैसे ही ये एटम से टकराएगा तो जिस कारण से क्या हो जाएगा, ये आपस में, जैसे मान लो कि कोई भी पॉजिटिव है, या हो सकता है कि ये वाल से जाके टकरा जाए, जैसे ही वाल से और ये पॉजिटिव से जब टकराएगा तो जिस कारण से क्या होगा, यहाँ पे आपके लिए क्या हो जाएगा कि एक फ्रिक्शन जनरेट होगा या एनर्जी जनरेट होगा, जिस कारण से इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। कहोगे सर कैसे एनर्जी, क्योंकि ये हीट एनर्जी जो है दूसरे को ना किसी को देगा। इस प्रकार से लगातार इसके अंदर क्या हो जाएगा, एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण फ्रिक्शन होगा, ये टकराएगा तो हीट जनरेट होगा, और जैसे ही जनरेट होगा तो इसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज होने लगेगा। अब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा. ज्यादा होगी। तो ज्यादा तेजी से घूमेगा या धीरे धीरे घूमेगा? ज्यादा तेजी से घूमेगा। ज्यादा तेजी से घूमेगा तो कभी इधर टकराएगा कभी उधर टकराएगा, यानी कि जैसे मान लो किसी इंसान के पास ज्यादा पैसे हो जाएगा तो कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, स्थिर नहीं रहेगा घर में। ठीक है, तो यानी कि उसकी एनर्जी क्या होगी, बहुत बढ़ गई। अब ये बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ जाती है, तो जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं कि ये इधर उधर जो है आपस में ही टकरा के क्या करता है, यानी कि रहने लगता है, और जिस कारण से इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों को यहाँ पे देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ कि यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस है। अब देखो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा तो यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ भी बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो ये बंधन अपना क्या करेगा, तोड़ेगा या और जोड़ेगा? तोड़ेगा. से तोड़ेगा।
और आप चाहते भी थे यानी कि इस बंधन को हम तोड़ दें, यानी कि Na+ यानी कि क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, Cl- क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, और आयन का जो है मूवमेंट क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। और जब आयन का मूवमेंट पॉसिबल हो जाएगा तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करते तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सॉरी Decrease. लिख दिया क्या, रेजिस्टेंस, सॉरी ठीक है, रेजिस्टेंस इज डिक्रीज, यानी कि रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, जिस कारण से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है अच्छे से फ्लो होगा। लास्ट पॉइंट ये क्या, ये आपको समझ में आ गया, फोर्थ पॉइंट मैंने क्या कहा, बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, मैं फिफ्थ पॉइंट लिखता हूं, इट डज नॉट ओबे फ्राडे लॉ। इसके अंदर क्या मास बनेगा, डिपॉजिट होगा क्या, आप ऐसा करते हो क्या, मान लो कि आपने कॉपर की वायर जो है किसी चीज में यूज किया हुआ है, तो कुछ समय बाद या बढ़ जाए या घट जाए, नहीं, यानी कि हमेशा जैसा है वैसे ही रहता है। तो इट डज नॉट ओबे फ्राडे लॉज, ये जो है फ्राडेज लॉ को ओबे नहीं करता है, ठीक है। और जबकि ये क्या करता है, इट ओबेज फ्राइडे लॉज, ये क्या करेगा, फ्राइडे लॉज को ओबे करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है, तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बोलिए, यहाँ तक लिखने की कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। No, sir. No, sir. ओके, No, ठीक है। sir. चलिए अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, यानी कि रेजिस्टेंस क्या होता है। आप लोगों ने फिजिक्स में रेजिस्टेंस पढ़ा होगा, Yes, sir. Yes, क्या sir. पढ़ा है, उसका मतलब क्या होता है, मैं समझा देता हूं। अपोजिशन ऑफ करंट in the circuit is known as resistance। ठीक है, मान लो सपोज करो कि आप लोग नीट के पेपर देने के लिए जा रहे हो, तो नीट का जो एग्जामिनर होगा वो आपको क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, रोकने का प्रयास करेगा, करता है कि नहीं करता है? Yes, sir. Yes, yes, अगर sir. नहीं पता तो सबके लिए ओपन कर देता है, कहता है जिसको जहाँ एम्स में बैठना है, बैठ जाओ, जिसने पहले बैठा वो उसकी सीट हो गई। ऐसा तो नहीं करता, वो क्या करता है, रेजिस्टेंस कैसे ऑफर करता है, एग्जाम लेके, यानी कि वो आपके मूवमेंट को रोकना चाह रहा है, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे रहा है, रोक दे रहा है, जिस कारण से वो क्या हो जाता है, यानी कि जो है आपका जो है जितना पोटेंशियल है उतना जो है वहां तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो भी फ्लो होते हैं यहाँ पे वायर में, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा कि फ्लो नहीं होने देगा, ये इसको क्या करेगा, फ्लो नहीं होने देगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन तो जाना तो चाहता है, जैसे आप लोग जाना तो चाहते हो कहाँ पे, एम्स में, लेकिन आपके सामने क्या है, बहुत सारी चीजें, अलग अलग डिस्ट्रैक्शन है, किसी के पास टिकटॉक है, किसी के पास पता नहीं और क्या क्या चीजें हैं, तो यानी कि यह मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, या यूट्यूब है, यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो है, तो यानी कि इस प्रकार से वो क्या करेगा, उसको जो है एम्स पहुंचने में बाधा करेगा। अब जैसे ही इधर से निकलेगा तो इसको पॉजिटिव वाला खींचेगा, कहेगा तुम मेरे पास आ जाए। अब इस बेचारे का थोड़ा सा भी डिविएशन हुआ तो ये क्या आ जाएगा, वॉल से टकरा जाएगा, हो सकता है किसी एटम से टकरा जाए, जिस कारण से ये क्या हो जाता है, यहाँ पे जो है पूरा जो है करंट को फ्लो नहीं होने देता है। सपोज करो कि 100 जूल निकला था, तो यानी कि 90 जूल जो है या 90 एम्पियर जो है क्या हो जाता है, यानी कि करंट पास हो पाता है। इसकी यूनिट क्या होती है तो बताना चाहेंगे? Ohm. वेरी गुड, Ohm. इट्स यूनिट इज ओम, ठीक है। और ओम को हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आर का जो फॉर्मूला होता है, कोई बताना चाहेंगे क्या होता है? Rho L by A. वेरी गुड, यानी कि क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाता है, रो एल बाय ए हो जाता है। यहाँ पे एल क्या है, लेंथ है, Length of the conductor. हाँ, लेंथ ऑफ द वायर कह दो या कंडक्टर कह दो, ठीक है। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, या आप कंडक्टर कह सकते हो।
मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग मुझे बताइएगा कि अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप इसको जो ज्यादा दूरी ट्रेवल करना है, लेकिन Directly इसके पास proportional है। डिस्ट्रक्शन बहुत। हाँ बोलिए सात्विक, कुछ पूछना चाह रहे हैं सात्विक? सर मैंने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाँ, L। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोले। यानी कि आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल है, यानी कि जितना ज्यादा, यानी कि एल की वैल्यू बढ़ेगी। मैं एक पेज ऐड कर देता हूं। सपोज करो मेरे पास दो वायर है, दोनों का थिकनेस सेम है। अब मेरे से बनाने में भले जो है थिकनेस अलग अलग बन जाए, तो आप उसको जो है माइंड मत कीजिएगा। वैसे बना नहीं, दोनों सेम। इनकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। हाँ, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है सेम है। मैं बता दे रहा हूं, आप लोग ये नहीं जो है ये नहीं कहने लगेगा नहीं सर इसका जो थिकनेस बराबर नहीं। मैं कह रहा हूं, आप मान लीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ 2L है, तो बताओ रेजिस्टेंस किसमें ज्यादा होगा? सर 2L। यानी कि रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो L बाय ए। अगर जो मेरे पास मान लो कि कोई ये वायर है और कोई ये वायर है, दोनों का लेंथ सेम है, अब मुझे बताओ कि किसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? फर्स्ट वाली सर वायर फर्स्ट में। वाले में। यानी कि जिसका एरिया ज्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगा। बोलिए, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं मान लो कि दोनों का लेंथ मैंने 2 मीटर ले लिया, एरिया पहले का मैंने 2 लिया और दूसरे का मैंने कितना ले लिया? रेजिस्टेंस 1 मान रहा हूं, यानी कि जो है 4 ले लिया। तो पहले वाले केस में कितना निकला? 1। दूसरे वाले केस में निकला 1/2। यानी कि जितना ज्यादा मोटा वायर होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। बोलिए, यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस Yes. सर। यस सर। यस सर। अब इसका मतलब है कि आप लोगों को कैसा वायर यूज करना चाहिए? पतले पतले जिसमें 10 है, या पतले पतले जिसमें 2 है, या मतलब जो थोड़े मोटे हैं जिसमें 2 है? मोटी वाली नहीं पतली वाली वायर। वाले दो। यानी कि हमें मोटी वाली वायर यूज करनी चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस इसका कम है। रेजिस्टेंस तो इसका कम है ना, यस सर। यानी कि रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो L बाय ए। बोलिए, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत तो मेरे ख्याल से नहीं होगा। यानी कि No, एरिया sir. ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पे आपको मैंने दिखाया कि पहले 2 था, 4 था, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो गया, यानी कि इस प्रकार से हो गया। अब जो भी चीजें आएंगी तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके जो है आप चीजें जो है देख सकते हो। ये यहाँ पे सारी बातें थी। अब हम बात करते हैं कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। क्या हो जाएगा सात्विक? इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, वन वे इट रेजिस्टेंस। इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये तो सर आप बच्चों को मैंने बता दिया, मान लिया, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है वो मैं समझाने का प्रयास करता हूं। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इट इज नोन एज कंडक्टेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टेंस कहते हैं। ओके, इसको रिप्रेजेंट करते सी से। अच्छा देखो, कंडक्टेंस सी की जगह पे 1/r लिख दूं, क्योंकि रेसिप्रोकल है। यस सर। यस यस सर। और अभी मैंने बताया कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। ओम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है? ओम ओम इनवर्स। ओम इनवर्स। ओम इनवर्स। ठीक है, साइमन भी होती है सर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसकी एक और यूनिट होती, कहता है भाई ओम इनवर्स पे ना लिख के इसको जस्ट उलट दो, यानी कि हम लोग क्या लिखते हैं? मोहो। मोह लिखते हैं। ठीक है, अब कहा कि भाई ये चीजें जो है बार बार यूज करते तो इसलिए हमने एक और नाम दिया, इसका नाम क्या हो जाता है? साइमन। सीमंस हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो है इस प्रकार से साइमंस जो भी कहना है इसको कह सकते हो। इस प्रकार से इसकी जो है ये यूनिट हो जाती है। अब आपके मन में आएगा कि सर इसका मुझे समझ में नहीं आया क्या होता है कंडक्टेंस। ठीक है, मैं ये तो समझ गया कि रेसिप्रोकल, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? यानी कि अगर जब मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा
तो कंडक्टेंस क्या होगा? कम कम कम। होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? कम होगा। अगर सपोज करो रेजिस्टेंस 1/2 और मैं यहाँ पे 1/4 ले लेता हूँ, 0.5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.25। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? कम होगा। बोलिए, यहाँ से देख सकते हो 1/2 यानी कि हमने पहले 2 Yes, लिया sir. फिर यहाँ पे, यानी कि क्या हो जाएगा? इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि रेजिस्टेंस हमें जो है कंडक्टेंस ज्यादा चाहिए। हमें जनरली जो भी चाहिए हमें क्या चाहिए होता है? कंडक्टेंस ज्यादा चाहिए होता है। अगर जब कंडक्टेंस ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। कम। इसका मतलब है कि जितना कम रेजिस्टेंस होगा कंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा। Yes, sir. बोलिए, Yes, यहाँ sir. पे देखो कंडक्टेंस अगर ये 2 है तो यानी कि 0.5 है, ठीक है, और 1/4 है तो यानी कि कितना हो जाएगा? 0.25। यानी कि रेजिस्टेंस जितना कम होगा कंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि आप रेजिस्टेंस जितना कम करोगे उसकी कंडक्टेंस यानी कि कंडक्ट इलेक्ट्रिक की फ्लो होने की टेंडेंसी जो है वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। फिर से मेरी बात सुनना, बाद में आपको दिक्कत आएगी। मैंने क्या कहा कि कंडक्टेंस ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस कम होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस कम है। यही तो मतलब है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? यही तो मतलब है, यानी कि कंडक्टेंस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। किसी वायर का रेजिस्टेंस कम हो गया तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? करंट ज्यादा पास होगा, और जब करंट ज्यादा पास होगा तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टेंस कहते हैं। बोलिए, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, अगर जब कोई पॉइंट ना समझ में आया हो। एक बार पूछ लीजिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सो क्लियर। No, sir. No, sir. ओके, आगे बढ़े। Yes. sir. अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब बताओ कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड all the ion of electrolyte in the 1 centimeter cube solution। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना रेजिस्टेंस इसको रोक रहा है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ध्यान से सुनिए, R इक्वल टू आपके पास क्या फॉर्मूला था? रो L। Rho L by A. अब यहाँ इस रो को निकाल सकता हूँ, तो R इक्वल टू रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? R A R by into L। A by L. ओके, बोलिए, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं होगा? ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान सुनिए कि R की जो वैल्यू है वो ओम है, ठीक है। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ से जो कितना हो जाएगा? नीचे में सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ नीचे में तो 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, यानी कि इसकी यूनिट क्या हो गई? ओम सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। रो की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी? ओम सेंटीमीटर हो गया। ये बात आप लोगों को समझ में आई? Yes, sir. अब सिग्निफिकेंस समझो, ये कहना क्या चाहता है? मान लो कि एक कोई कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट लोगे वो आयन के फॉर्म में होंगे। वो क्या कर रहा है कि कितना उसको रेसिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए। हो सकता है कि वो आयन जो है आपस में बॉन्ड बनाने के कारण जो है क्या करेगा? कहेगा भैया मुझे मत छोड़ के जाना, ठीक है, हमारा जन्म जन्म का नाता है। तो यानी कि यहाँ पे जैसे ही जन्म जन्म का नाता है तो यानी कि तोड़ना तो नहीं चाहेगा, अगर जो तोड़ेगा नहीं तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। तो जिस कारण से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कितना यानी कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड कर रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी कहते हैं।
बोलिए, क्या यहाँ तक आपको क्लियर हुई बात इतनी सी? Yes, sir. So, Yes, yes. sir. Yes, sir. किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ये नहीं कि बाद में जो है फिर आपको जो है पूरा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल कांस्टेंट की। जस्ट एक मिनट। मेरी आवाज क्लियर जा रही है? यस सर। Yes, Yes, ठीक है, sir. मैंने माना कि ये जो है क्या है, इसका एरिया सेम है। ठीक है, इसका एरिया भी सेम है। इनकी बैटरी के बीच में डिस्टेंस क्या हमेशा सेम रहेगा या घटेगा बढ़ेगा? इनके बैटरी के बीच में क्या रहेगा? Same. सेम रहेगा। वेरी गुड। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि अभी जो है मान लो सपोज करो आपने बैटरी के यूज कर रहे हो, आपने जो है नया बैटरी लाया तो यानी कि जो है दूर दूर होगा, और जैसे यूज हो जाएगा तो यानी कि नजदीक नजदीक आ जाएगा। नहीं, ये हमेशा डिस्टेंस क्या रहता है? सेम रहता है। अगर इसका एरिया जो है सेम हो जाए तो ये वैल्यू यानी कि ए और एल की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी। यानी कि इलेक्ट्रोड जो भी यूज करोगे तो सिमिलर एरिया का यूज करोगे। तो हमने कहा कि भाई यहां पर से एल बाई ए जो होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। बोलिए, क्योंकि एल हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इन दोनों के बीच की दूरी, एरिया भी इन दोनों का जो इलेक्ट्रोड का जो है क्रॉस सेक्शन एरिया वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। ओके, अब यहाँ पे एल बाय ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे एल बाय ए जो हो जाएगा वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि मैंने जैसे ही एल बाय ए को कांस्टेंट कर दिया तो ये सेल के अंदर है, तो इसीलिए हमने इसका क्या नाम दे दिया? सेल कांस्टेंट दे दिया। हमने इसको क्या नाम दे दिया? सेल कांस्टेंट। यानी क्योंकि किसके अंदर है? सेल के अंदर था, तो इसीलिए हमने इसका क्या नाम रख दिया? सेल कांस्टेंट, यानी कि एल बाय ए रख दिया। बोलिए, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। Awesome. ठीक है, अब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? कप्पा। कप्पा। ठीक है, हम लोग जो इसको जो जानते हैं किस नाम से जानते हैं? यानी कि जो है कप्पा के नाम से जो है हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, कप्पा क्या होता है? एक नया वर्ड है, आप लोग इसको पप्पा नहीं कहिएगा। ठीक है, इसको हम लोग कप्पा कहेंगे। कंडक्टेंस ड्यू टू द all of the ion present in the electrolyte of 1 ml solution। यानी कि कंडक्टेंस का मतलब क्या बताए? जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, सिंपल शब्दों में कहोगे तो यानी कि, और अगर जो कंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा है तो यानी कि जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है। कंडक्टेंस ड्यू टू द ऑल ऑफ द आयन प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ 1 ml सॉल्यूशन। इसको ना हम लोग एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी को दूसरा नाम क्या था? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नाम था। ठीक है,
अब यहाँ से हम लोगों ने क्या कर लिया, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। तो मैं यहाँ से कप्पा की जगह पे कुछ ऐसा लिख दूं 1/ρ, बोलिए। Yes, sir. अब देखो रो की फॉर्मूला आपने भी निकाला, अगर आपको याद नहीं है तो पहले रेजिस्टेंस लिख लो। रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाता है, रो एल बाई ए। यहां से क्या हो जाएगा, आर ए डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा, इक्वल टू रो। ठीक है, बोलिए। यहाँ पे मैं कप्पा की जगह पे 1/r(a) डिवाइडेड बाई एल लिख दूं। Yes, sir. अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि मैंने क्या करा कि इस एल को ऊपर ले गया, कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाई ए इंटू आर, बोलिए। और आपको पता है एल बाई ए को हम लोग क्या लिखते हैं, सेल कांस्टेंट। जस्ट मैंने बताया एल बाई ए क्या बताता है, सेल कांस्टेंट। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेल कांस्टेंट। और 1/r को हमने भी जस्ट क्या बताया था, कंडक्टेंस। यहाँ पे देखिए, यानी कि हमने क्या कहा था, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि कंडक्टेंस। मैं यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, कंडक्टेंस लिख सकता हूँ। Yes, sir. ठीक है, तो यानी कि कप्पा का जो है ना दो फॉर्मूला होगा, एक तो ये हो जाएगा और इसकी जगह पे एल बाई ए इंटू 1/r। इन दोनों फॉर्मूले से जो भी फॉर्मूला आपको जरूरत पड़ेगा आप उसका क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। यहां से इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, आपको ये जरूर याद रखना है K इक्वल टू क्या होता है, सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस। सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, L/r, और कंडक्टेंस की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1/r लिखेंगे। ठीक है, अब इसकी जो यूनिट होगी, सॉरी इधर मेरा एक पेज ऐड कर देता हूं, यूनिट ऑफ कप्पा। आपको जनरली यूनिट ऑफ जो है वो क्या पूछेगा, कंडक्टिविटी पूछेगा या स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछेगा, जो भी पूछेगा। मैं यहां पर लिख देता हूं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, अब देखो आपके ने अभी कप्पा की जो वैल्यू निकाली वो क्या निकाली, यानी कि L बाई ए इंटू 1/r। हम यूनिट निकाल रहे हैं, तो L की जगह पे हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। एरिया की जगह पे क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। और 1/r की जगह पे मैं यहाँ पे ओम लिख देता हूँ। ठीक है, और ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, साइमंस। और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। बोलिए, क्या आपको कप्पा की यूनिट याद रहेगी? Yes, Yes, sir. sir. कप्पा की यूनिट क्या हो जाएगी, साइमन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू को याद रख सकते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, आप मेरे को फटाफट से बनाइए इसके क्या आंसर होगा। वहां पे ध्यान रखिएगा, कप्पा नहीं पूछेगा, मैंने अपने से बनाया इसलिए मैंने कप्पा लिख दिया है, लेकिन एग्जामिनर कभी भी कप्पा का यूज नहीं करेगा। One upon four. ओके, मानसी और कोई बताना चाहेंगे, सात्विक, हर्ष? 0.25. ओके, वेरी गुड। राजकुमारी बताइए। सर 0.25। ओके, ठीक है, चलिए चेक करता हूँ। आपको कप्पा का फॉर्मूला क्या है, कोई बताना चाहेंगे? L upon A into 1/r. 1 upon R. इंटू 1/r, यही फॉर्मूला है। एल कितना दिया हुआ है, 1. इट्स लेंथ इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और एरिया कितना दिया हुआ है, 2. 2 सेंटीमीटर। और आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/2 ओम। ठीक है, और यहां से कटा देंगे तो यानी कि सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, यानी कि 1/4 सेंटीमीटर ओम। और यहीं से क्या हो जाएगा, 0.25 सेंटीमीटर इनवर्स, और क्या हो जाएगा, साइन।
बोलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए आप लोग। No, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. sir. अंशिका, आपको समझ में आ रहा है? अंशिका है या चले गए? समझ में आ रहा है अंशिका? यस सर। ओके, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टेंस, ये ध्यान से याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, दो टर्म अब बताने जा रहा हूं, वो आपको बहुत ज्यादा जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूछे जाएंगे। कंडक्टेंस ड्यू टू द ऑल ऑफ द आयन। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? लैम्डा एम से करते हैं। सारी चीजें जो है समझ में आ जाएगी। ठीक है, कंडक्टेंस ड्यू टू द ऑल ऑफ द आयन in the volume of in the electrolyte, सीधे सीधे लिख देते हैं। कंडक्टेंस ड्यू टू द ऑल ऑफ द आयन present, यहाँ पे छोटा सा छूट गया। ठीक है, यानी कि एक मोल जो इलेक्ट्रोलाइट में कितने आयन होंगे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा एम की जो वैल्यू होती है वो कप्पा इंटू वी होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वी आपको मोलारिटी की टर्म में यूज करें, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूशन है, यानी कि लीटर में ले रहे हैं, तो मोलारिटी के बारे में बात करें। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बोलिए, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? Volume of solution. वॉल्यूम ऑफ Liter. सॉल्यूशन लीटर। इन लीटर। मेरे को ये वॉल्यूम इधर ले आना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया वी लीटर, और यहाँ पे एन और डिवाइडेड बाय एम। बोलिए, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? और ये हम कितने के लिए ले रहे हैं? 1 मोल के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे 1 लिख दूं, वी लीटर। और मैं चाहता हूं कि इसको मैं किस में लूं? ml में लूं, तो यहाँ से ml यानी कि 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इधर जाके 1000 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। बोलिए, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए? No, sir. अब देखो, लैम्डा एम की जो वैल्यू है कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम लिख दो। Yes, sir. Yes, sir. यही जो हमारा क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है। दो फॉर्मूले होते हैं, जनरली आपको ये वाला जो है फॉर्मूला में क्या करना पड़ता है, यानी कि लगाना पड़ता है लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, यानी कि जो है एम हो जाता है। अब इसकी मैं यूनिट निकाल देता हूं फटाफट से। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट आपके पास क्या है कप्पा के लिए? कप्पा, सॉरी, लैम्डा एम कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी। कप्पा का वैल्यू आप लोगों को पता है, L बाय ए इंटू क्या हो जाएगा? 1 बाय आर, यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स साइमंस। और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं सेंटीमीटर इनवर्स साइमंस। और मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल पर लीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। और यहाँ पे जैसे इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा? ये लीटर ऊपर चले जाएगा, तो लीटर और सेंटीमीटर इनवर्स साइमन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। ठीक है,
तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे, क्योंकि मेरी भी सेकंड क्लास भी है। ठीक है, तो ओके, मैं जरूर रखता हूँ, मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा।